नमस्कार दोस्तों। आज हम इन्वायरमेंट 2022 के पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे और 2022 में जो पीवाईक्यू आए थे, मतलब जो प्रीवियस 2022 के जो प्रश्न थे वो थोड़े फैक्ट बेस थोड़े थे, थोड़े रीजनिंग भी कह सकते हैं, लॉजिकल रीजनिंग लगा के हम एलिमिनेट करके भी आंसर प्राप्त कर सकते थे। तो दोनों तरीके के प्रश्न हैं, चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया हुआ आर्द्र भूमि और झील और दूसरी तरफ दिया हुआ अवस्थान, मतलब किस राज्य में वो स्थित है। तो पहली है होकेरा आर्द्र भूमि। ऑप्शन दे रहा है पंजाब, रेणुका आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश, रुद्र सागर झील त्रिपुरा और शाथोमकोता झील तमिलनाडु। उपरोक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो देखिए, अगर इसमें क्या ना हमको पता होना चाहिए, खासतौर पे जानते हैं जो आर्द्र भूमियों से प्रश्न बनते हैं लगभग वो करंट अफेयर में जो चर्चा में रहती हैं। जैसे अभी 4 नई आर्द्र भूमियाँ शामिल हुई हैं लिस्ट में, रामसर साइट में। तो उनसे ही प्रश्न बनता है, तो थोड़ा उन पे नज़र रखना, मतलब हम जब भी जाएँ एग्ज़ाम देने तो हमको करंट देखना ही होता है, तो ये हमको देख के जाना होगा। तो जैसे ये होकेरा जो है ये पंजाब में नहीं है, ये मतलब सॉरी, हाँ, ये पंजाब में नहीं है, ये जम्मू कश्मीर में है। दूसरी है रेणुका, ये हिमाचल में ही है। तीसरी है रुद्रसागर, ये त्रिपुरा में ही है। और सनकोत्थम ये तमिलनाडु में नहीं है, ये केरल में है। ठीक है, तो हमारे दो युग्म सही हो गए, यानी आंसर हमारा क्या हो गया, बी हो गया है। ठीक है, तो ये हमको करंट से थोड़ा पढ़ के चलना है। अगला है कि जलवायु कार्रवाई ट्रैक क्लाइमेट एक्शन ट्रेकर जो विभिन्न देशों के उत्सर्जन अपचयन के लिए दिए गए वचनों की निगरानी करता है, क्या है? तो पहला कह रहा है कि अनुसंधान संगठनों के गठबंधन द्वारा निर्मित डेटाबेस है। दूसरा कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन के अंतर्राष्ट्रीय पैनल का स्कंद। तीसरा है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा विषय के अधीन समिति। और चौथा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और विश्व बैंक द्वारा संवर्धित वित्त पोषित एजेंसी। अब देखिए, इस प्रश्न को ना अगर हम इंग्लिश में भी देखें ना तब ज़्यादा सही है। अब जैसे देखिए, ये जो हमारा दूसरा विकल्प है जलवायु परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय पैनल, इसको हम क्या कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में? इसको हम कहेंगे IPCC। ठीक है। और जो तीसरा है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय, तो ये हो जाएगा UNFCCC। ठीक है, ये तो हो गए। अब देखिए, कह रहा है ट्रेकर की, क्लाइमेट एक्शन ट्रेकर। ट्रैक कैसे करेंगे? ट्रैक करने के लिए हमको डेटाबेस बनाना होगा। ठीक है, एक लिस्ट बनानी होगी जिसके थ्रू हम ट्रैक कर सकते हैं। और ये देखिए, शब्द किस में आ रहा है, ये इसमें आ रहा है, तो आंसर हमारा ये ही है फिलहाल। ये ऐसा हम सोच सकते हैं, ये खास कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन जैसे मुझे लगा कि ऐसा हम सोचे तो हम पहुंच सकते हैं। अब जैसे ये IPCC है, जो ये क्या है? ये एक इसको हिंदी में जो जो ये जलवायु परिवर्तन अंतर सरकारी पैनल है, जो ये इसका गठन किसने किया? WMO यानी विश्व मौसम संगठन और संयुक्त राष्ट्र विकास पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने मिलकर इसका 1988 में गठबंधन की मतलब इसका स्थापना की। और ये क्या करता है? इसका काम है मानव गतिविधियों के कारण जलवायु परिवर्तन के बारे में वैज्ञानिक जो है, मतलब रिपोर्टें वगैरह, उनको ये प्रकाशित करता है। ठीक है, कि ये हो रहा है, जैसे इसकी 5वीं रिपोर्ट आई, इसकी 6ठी रिपोर्ट आई, जब ये आती है तो बताती है कि पर्यावरण में कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है इस तरीके से। तो ये बताती है, तो ये नहीं है। और UNFCCC जो हम जानते हैं ये क्या करता है, ये कॉपों का आयोजन होता नहीं है, हम पढ़ते हैं ये कॉप हो रही, वो कॉप हो रही है, COP 15 COP 16 इस तरीके की जो रहती हैं, अच्छा क्लाइमेट चेंज के लिए ये करता है। तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्या है आंसर? ये है। हम अगर इस तरीके से देखें ना, अगर हमको इसका इंग्लिश पता होता, ये IPCC है, ये UNFC है, तो हम ये तो लगा ही लेते कि ये इन दोनों का काम तो नहीं है, ये डेटाबेस ट्रैक करना, तो हम ये दो तो कम से कम बाहर ही कर सकते थे। ठीक है, बाकी ये पहला हमारा सही है, दूसरा भी हमारा गलत है। अब ये प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलवायु समूह द क्लाइमेट ग्रुप एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो बड़े नेटवर्क बनाकर जलवायु क्रिया को प्रेरित करता है और उन्हें चलाता है। दूसरा कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जलवायु समूह की भागीदारी में एक वैश्विक पहल EP100 प्रारंभ किया है। तीसरा कह रहा है EP100 ऊर्जा दक्षता में नवप्रवर्तन को प्रेरित करने एवं उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध अग्रणी कंपनियों के साथ है। चौथा कह रहा है कुछ भारतीय कंपनियां EP100 की सदस्य हैं। पांचवा कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी अंडर टू कोएलिशन का सचिवालय है। उपरोक्त में से कौन से सही है? ठीक है, अब अगर हम इस प्रश्न को देखें ना, तो इसमें आप चौथा विकल्प देखिए। चौथा विकल्प कह रहा है, एक सेकेंड, क्या हो गया? चौथा चौथा विकल्प हमारा कह रहा है
कि कुछ भारतीय कंपनियाँ, तो कुछ हमने बोला ना, कुछ शब्द आए तो थोड़ा रुको और सोचो, तो ये मैक्सिमम क्या होता है, हो ही सकता है कि इतने बड़े इसमें कुछ मतलब ईपी 100 के सदस्य हो, तो 4 तो सही है, ठीक है। अगर हम 4 सही माने तो ये वाला तीसरा हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास 3 विकल्प तो बचे हैं, कम से हमने एक तो बाहर ही कर दिया। अब ये सही होने की संभावना हमारी, मतलब अब हम 25% हमने बाहर कर दिया, तो 75 में से हमको सही आंसर को पहुँचना है, ठीक है। अब देखो अगला, इसमें कह रहा है ना कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जलवायु समूह की भागीदारी में एक वैश्विक पहल ईपी 100 प्रारंभ किया। जब ना कोई बोले कि इसने प्रारंभ किया, यूपीएससी बोलता है ये इसने प्रारंभ किया, ये इसने गठन किया, तो एक मिनट रुको और सोचो, क्या इसी ने किया होगा? ठीक है, डायरेक्ट ये बोल रहा है कि इसने किया। ठीक है, हम करंट अफेयर पढ़ते भी हैं, पढ़ के जाएंगे भी, हम स्टैटिक पोर्शन भी पढ़ते हैं, तो सोचो क्या इसने किया होगा? मैक्सिमम क्या होता है, कई बार नहीं भी किया होता, तो यहीं पर रुकना, और ये गलत है। ठीक है, ये ऐसे अगर हम सोचें तो हमारे दूसरा गलत हो गया, और जैसे ही हमारा दूसरा गलत होगा तो ये और ये आंसर क्या हो गया, 1 और 3। ठीक है, तो क्या हुआ कि जलवायु समिति क्लाइमेट ग्रुप एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन, बड़ा नेटवर्क है जो जलवायु क्रिया लेख काम करता है। ये तो सही हो गया हमारा, तीसरा भी सही हो गया और चौथा भी सही हो गया। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, बी हो गया। ठीक, तो इस तरीके से हमको पहुंचना है। अगला प्रश्न है कि यदि वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं, तो निश्चित ही आर्द्र भूमियाँ उसके गुर्दे की तरह काम करती हैं। निम्नलिखित में से आर्द्र भूमियों का कौन सा एक कार्य उपर्युक्त कथन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? ठीक है, पहला कह रहा है कि आर्द्र भूमियों के जल चक्र में सतही अपवाह, अवमृदा, अंतःस्रावण और बाष्पन शामिल है। दूसरा कह रहा है शैवालों से वह पोषक आधार बनाता है जिस पर मत्स्य, पुरुष कवची, मृदु कवची यानी मोलस्का, पक्षी, सारीसृप और स्तनधारी फलते फूलते हैं। तीसरा कह रहा है आर्द्र भूमियाँ अवसाद संतुलन, मृदा स्थिरीकरण बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और चौथा कह रहा है जलीय पादप भारी धातुओं और पोषकों के अधिकत्व को अवशोषित करता है। अब हमको ये पता होना चाहिए किडनियाँ क्या करती हैं। किडनियाँ क्या करती हैं कि जो हमारे अंदर जो जो ऐसे वो होता है, एक उत्सर्जी अंग है किडनी हमारे अंदर, और जो क्या करता है कि जो भी नाइट्रोजनी तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं होते, उनको अवशोषित करके उनको बाहर कर देता है। और ये हमारा ऑप्शन डी, देखो ये कही रहा है कि जलीय पादप भारी धातुओं के पोषकों के अधिक को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, डी हो गया। हमको बस किडनी से इसकी तुलना करनी, किडनी जिस तरीके से काम करती है कह रहा है वही उसी तरीके से आर्द्र भूमियाँ काम करती हैं। ठीक है, तो किडनी किडनी भी यही करती हैं और ये भी यही करता है, तो डी आंसर हमारा हो गया। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि डब्ल्यूएचओ के वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है पीएम 2.5 का 24 घंटा मध्य 15 माइक्रो से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। पीएम 2.5 का वार्षिक 5 माइक्रोन से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। दूसरा कह रहा है किसी वर्ष में ओजोन प्रदूषण के उच्चतम स्तर प्रतिकूल मौसम के दौरान होते हैं। और तीसरा कह रहा है कि PM10 फेफड़ों के अवरोध का भेदन कर रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाता है। और चौथा कह रहा है कि वायु में अत्यधिक ओजोन दमा को उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, अब आप जरा देखिए तीसरा कह रहा है कि ये फेफड़ों को रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाता है। ये फेफड़ों में तो चला जाता है PM10, लेकिन रक्त प्रवाह में नहीं जाता है क्योंकि इसका थोड़ा साइज जो है ना बड़ा है। PM5 होता है ना, वो रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो चौथा हमारा गलत हो गया। तो देखिए चौथा, वो सॉरी, तीसरा हमारा गलत हुआ। तीसरा जब हमारा गलत होगा तो देखिए तीसरा इसमें है और तीसरा इसमें है, तो कैंसिल आउट हो गया। अब या तो एक सही है, एक तो सही हो ही गया हमारा, पहला हमारा सही हो गया। और अब कह रहे हैं तो पहला सही है, चौथा सही है या दूसरा सही है। दूसरा क्या कह रहा है, किसी वर्ष में ओजोन प्रदूषण के उच्चतम स्तर प्रतिकूल मौसम के दौरान होते हैं। और चौथा कह रहा है कि वायु में अत्यधिक ओजोन दमा उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, सकती है जब होना तो थोड़ा रुक के सोच सकते हैं, और ये हमारा सही है। और ये कह रहा है ओजोन प्रदूषण उच्चतम स्तर प्रतिकूल मौसम के दौरान होता है, ये हमारा ऑप्शन गलत है। देखिए हम 50% तो हमने एलिमिनेट कर ही दिया था, किससे, सिर्फ इससे। ठीक है, तीसरे को काटने से। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर 1 और 4 हो गया। ठीक है, क्योंकि ओजोन से क्या होता है, दमा उत्पन्न हो सकता है, और दमा उत्पन्न हो सकता है, ये हमारा सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कभी कभी समाचारों में उल्लिखित गुच्ची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि यह एक कवक है। दूसरा कह रहा है यह कुछ हिमालयी वन क्षेत्रों में उगती है। तीसरा कह रहा है उत्तर पूर्वी भारत के हिमालय की तलहटी में इसकी वाणिज्यिक रूप से खेती की जाती है। ठीक है, तो ये करंट अफेयर में उसमें चर्चा में था। ठीक है, और हम लोग गुच्ची पढ़ते हैं, गुच्ची एक मशरूम होता है। ठीक है, और मशरूम क्या होता है, कवक होता है, तो ये हमारा सही है। कह रहा है कुछ हिमालयी क्षेत्रों में होता है, देखिए कुछ आया है तो हमको रुक के सोचना है, हम कई बार आपसे बोले भी हैं, देखिए फिर से कुछ है। और हिमालयी क्षेत्रों में होता है। और तो तीसरा ऑप्शन कह रहा है उत्तर पूर्वी हिमालय में इसकी वाणिज्यिक रूप से खेती की जाती है। ठीक है, तो ये कुछ हो गया, ये कह रहा है वाणिज्यिक रूप से खेती की जाती है, तो थोड़ा दोनों एक दूसरे से ना अपोजिट लग रहे हैं। और ये सही भी है कि ये जो है ये कुछ हिमालयी क्षेत्रों में उगता है,
ना कि इसकी वाणिज्यिक रूप से खेती की जाती है। तो 1 और 2 हमारा सही है। तीसरा हमारा सही गलत है, क्योंकि गुच्ची मशरूम जो होता है ना, वो अपने आप से होता है, और ये जो मशरूम होता है ना, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। बताते हैं 1 से 1.5 लाख रुपए किलो तक ये बिकता है मशरूम, ठीक है। और इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, और ये अपने आप से ही होता है, और ये हिमालयी क्षेत्र में होता है, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में होता है, शंकुधारी जंगलों में इसका मतलब ये होता है, अपने आप से ही होता है, ठीक है। तो बहुत एंटीऑक्सीडेंट होते हैं इसमें, तो ये बहुत महंगी मतलब होता है। तो ये तीसरा हमारा गलत है, ये वाणिज्यिक खेती नहीं होती। उस साल एक जीआई टैग इसको मिला था शायद, और ये करंट अफेयर में चर्चा में था। अगला है पॉली एथिलीन टेरेफ्थलेट के संदर्भ में जिसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोग है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, इसके नाम से आपको क्या लग रहा है, ये क्या होगा, ठीक है, ये सोचिए, ठीक है, क्या होगा ये। कह रहा है कि इसके तंतुओं को ऊन और कपास के तंतुओं के साथ उनके गुणधर्मों को प्रबलित करने हेतु सम्मिश्रित किया जा सकता है, ठीक है, सकता है। दूसरा कह रहा है कि इससे बने पात्रों को किसी भी मादक पेय को रखने के लिए उपयोग किया जा सकता है, ठीक। तीसरा कह रहा है इससे बनने वाली बोतलों का पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग कर उनसे अन्य उत्पाद बनाए जा सकते हैं। चौथा कह रहा है इससे बनी वस्तुओं का भस्मीकरण द्वारा बिना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन किए आसानी से निपटान किया जा सकता है। अच्छा, भी ये आप चौथा सोचिए, ये इसके नाम से क्या लग रहा है, ये क्या होगा। एक तरीके की प्लास्टिक की टाइप लग रहा है ना। एथिलीन कह रहा है, पॉली एथिलीन टेरेफ्थलेट, ठीक है। अब आप जाने कि पॉलीथीन प्लास्टिक का कितना भी मतलब वो करें निस्तारण, वो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन ना हो, ये थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, चौथा। चौथा अगर हम काटेंगे तो देखिए हमारे दो ऑप्शन चले गए, सी और बी। अब हमारे पास बचा 1 और 3, और 2 और 3, 3 अपने आप सही हो गया। तो 3 के बारे में हमको सोचना ही नहीं है, ठीक। अब हमको सोचना है कि 2 सही है, 1 सही है, ठीक है। आप पहला कह रहे हैं उसके तंतुओं को ऊन और कपास के तंतुओं के साथ उनके गुणधर्मों को प्रबलित करने हेतु सम्मिश्रित किया जा सकता है। और तीसरा कह रहा है इससे बनी बोतलों का पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग कर उनसे अन्य उत्पाद बनाए जा सकते हैं। तो तीसरा भी हमारा मतलब सही है, हाँ, ये तो हमारा सही था। तीसरा तो सही हो गया था। चौथा बचा कौन सा था, अगर हमने ये काट दिया था तो एक तीस सही हो गया था, दूसरा अच्छा है। मादक पेय पदार्थ रखे जा सकते हैं, ये इससे बने पात्रों में को किसी भी मादक पेय को रखने के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो ये गलत है, क्योंकि ये इसके साथ रासायनिक अभिक्रिया कर लेता है, जिससे वो अब सोच मतलब प्रदूषित हो जाएगा, वो पेय मतलब उस स्थिति में नहीं रहेगा जिसका पेय मतलब उसको पिया जा सके, ठीक है। तो हमारा इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 3, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें पॉली एथिलीन टेरेफ्थलेट, तो ये क्या होता है, एथिलीन ग्लाइकॉल और टेरेफ्थलीन एसिड का संघनन बहुलक होता है, और इसका उपयोग क्या किया जाता है, जैसे फलों की पैकेजिंग में, शॉपिंग बैग बनाने में, पानी की बोतलों बनाने में इसमें इसका निर्माण किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया 1 और 3 यानी ए। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी नहीं है, ठीक है। तो गोल्डन महाशीर, इंडियन नाइट ओजर, स्नोबिल और वाइट आइस बिस। तो इसमें गोल्डन महाशीर जो है ये एक मछली है, ठीक है, ये मछली है, ना कि एक पक्षी है। तो हमारा आंसर क्या है, ए हो गया है। और मतलब इसके बारे में शायद एक दो बार इससे पहले भी कई बार से पूछा गया है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर ए है इसका। बाकी ये सब पक्षी हैं, ठीक है। तो गोल्डन महाशीर एक मछली है, कावेरी अवेरी में शायद पाई जाती है ये। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से नाइट्रोजन यौगीकरण पादप हैं, मतलब जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है। तो कह रहा अल्फा अल्फा, चोलैया, चना, तीन पतिया घास, कुल्फा और पालक, ठीक है। तो चना तो एक दाल है, और हम पढ़ते हैं कि दाल तो के अंदर होते ही हैं वो राइजोबियम वगैरह जो स्थिरीकरण में भूमिका निभाते हैं। तो अगर हम चना को सही माने तो 3 देखिए इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, तो हमने कम से कम 2 तो एलिमिनेट कर दिए। अब 50 या तो ए सही है या बी सही है, यानी सही होने की संभावना हमारी 50% है, ठीक है। अब बाकी हमको खोजने हैं। अगर 3 सही है तो एक भी अपने आप सही हो गया, क्योंकि एक दोनों में है, ठीक है। तो इसमें भी एक हो गया, सॉरी इस एक मिनट, इसमें भी एक हो गया, और मतलब ये भी एक सही हो गया, तो इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, और 3 तो दोनों में है। तो ये हमारा, अब हमको सुनना या तो हमारा अगर 4 सही है तो हमारा आंसर आ गया, अगर 4 गलत है तब भी हमारा आंसर आ गया। तो तीन पतिया घास जो है वो भी होती है, मतलब वो भी क्या होती है कि वो भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। और 5 और 6 पालक वगैरह ये गलत हो जाएगा, ठीक है। पालक शायद अवशोषण करती है जो रासायनिक तत्व होते हैं उनका, लेकिन नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करती है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए हो गया। इस तरीके से ना हम सारे प्रश्न तो बहुत एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन 50% तक तो लगभग पहुंच ही सकते हैं, कुछ हमारे सही होने की संभावना तो बढ़ ही जाएगी ना।
तो इस तरीके से हमको एलिमिनेट करना ही होगा, क्योंकि सारे प्रश्न एकदम पूरी तरीके से तो एलिमिनेट नहीं हो सकते हैं ना, लेकिन इतना हो जाए उतना ही बहुत सही है हमारे लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किसमें एक में जैव सेल प्रौद्योगिकी बायो रॉक तकनीक की बात की गई है, और ये तकनीक उस साल चर्चा में थी, और ये शायद हमने उसमें बताया भी था इसके बारे में जब हमने स्ट्रेटजी की बात की थी इन्वायरमेंट की। तो बायो रॉक जो तकनीक होती है, ये कोरल रीफ के संरक्षण, मतलब ये ऑप्शन हमारा है, क्षतिग्रस्त प्रवाल जो होते हैं इनके लिए ये मतलब इनके दोबारा बहाली के लिए ये होता है। तो बायो रॉक तकनीक हमारी प्रवाल भित्ति के लिए है। इसका आंसर ए हो गया। ठीक। अगला है, मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है। ये सीधे सीधे फैक्ट है, और ये करंट में तो अब तो आप लगभग हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा मियावाकी क्या है। तो मियावाकी क्या होता है कि शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन करना, यानी इसका आंसर सी है। ठीक है। और मियावाकी एक जापानी वनस्पति शास्त्री थे, इनका नाम था अकीरा मियावाकी। इनके द्वारा विकसित ये तकनीक थी, और ये लघु जंगल जो शहरों में उसका वो करते थे, और बड़ी तेजी के साथ वो ग्रो करते हैं। ठीक है। तो हमारा आंसर ए हो गया। चलिए, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया है। और हम पढ़ते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भोपाल गैस त्रासदी के बाद ये लाया गया था। ठीक है। और ये केंद्रीय भूजल बोर्ड के गठन के लिए इसका, नहीं नहीं, केंद्रीय, हाँ, भूजल प्राधिकरण, सॉरी, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण के लिए सी आंसर है। ठीक है। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किया गया है, उसकी धारा 3 के तहत। और ये क्या करता है कि भूजल के विकास तथा प्रबंधन के विनियमन में और नियंत्रण में उद्देश्य से इसकी की गई थी। ठीक है। तो ये हमारा आंसर इसका सी हो गया। थोड़ा फैक्ट फैक्ट टाइप के प्रश्न है ये। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र प्रत्यय समिति यूनाइटेड नेशन क्रेडेंशियल कमेटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संयुक्त राष्ट्र यूएन सुरक्षा परिषद द्वारा स्थापित समिति है और इसके पर्यवेक्षण के अधीन काम करती है। ठीक। दूसरा कह रहे हैं पारंपरिक रूप से प्रतिवर्ष मार्च, जून और सितंबर इसकी बैठक होती है। तीसरा कह रहा है यह महासभा को अनुमोदन हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व सभी यूएन सदस्यों के प्रत्ययों का आकलन करती है। ठीक है। तो ये देखिए बहुत अच्छी ट्रिक्स नहीं है, लेकिन हम देखें तो जैसे ये सभी बोल रहा है। ठीक है। ये कह रहा है पारंपरिक प्रतिवर्ष। ठीक है। ये फिलहाल कोई ट्रिक्स नहीं है, और ये फिलहाल दोनों गलत भी हैं। आंसर इसका ए है, और मैंने ये अभी मतलब मेरे दिमाग में आया तो मैंने बोला कि यार थोड़ा अजीब सा है, लेकिन अब ये इस तरीके से तो हम नहीं कर सकते हैं जितना मैं कह रहा हूँ ना, प्रतिवर्ष देख लो, ये कोई ट्रिक्स नहीं है, क्योंकि हमको लगभग पता ही होता है, क्योंकि एक्चुअली ये करंट अफेयर में चर्चा में होगी तभी ये पूछी गई होगी। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हाँ, तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है। ए है इसका आंसर, पहला इसका गलत है। देखो कोई ट्रिक ट्रिक नहीं है ये गलत है हमारा, और ये गलत है। तो आंसर हमारा केवल 3 यानी बी हो गया, डी हो गया, ये वाला सही है। ठीक है। पहला हमारा गलत है, दूसरा क्योंकि देखिए इसमें ना कह रहा है या सुरक्षा पर स्थापित एक समिति है। मैंने अभी पहले बोला भी था कि जब इस तरीके से हो कि कोई संस्था कह रहा हो इसने स्थापित किया है, तो थोड़ा रुको और एक मिनट सोचो। ठीक है। तो ये मैंने शायद ध्यान नहीं दिया, तो इसका आंसर ए हो गया। ठीक है। आज वाले पेपर में ट्रिक्स थोड़ी कम है, किसी में लग रही है किसी में नहीं लग रही है, और सब में लगती भी तो नहीं है, पढ़ना भी तो पड़ेगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ध्रुवीय कोड का सर्वोत्तम वर्णन करता है। ध्रुवीय कोड, पोलर कोड। ठीक है। अब क्या है कि कह रहा है कि ध्रुवीय जल राशियों में परिचालन कर रहे जहाज़ों के लिए यह सुरक्षा का एक अंतर्राष्ट्रीय कोड है। दूसरा कह रहा है यह उत्तरी ध्रुव के आसपास के देशों का ध्रुवीय क्षेत्रों में अपने राज्य क्षेत्रों के सीमांकन का समझौता है। तीसरा कह रहा है यह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों के देशों द्वारा अपनाए जाने वाले मानकों का समुच्चय है। चौथा कह रहा है यह आर्कटिक काउंसिल के सदस्य देशों का व्यापारिक और सुरक्षा समझौता है। तो ये जो है ना, ये ध्रुवीय कोड क्या है कि ध्रुवीय कोड जो क्या होता है कि ये जल राशियों में परिचालन कर रहे जहाज़ों के लिए एक सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय कोड है, और यह कोड 2014 के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी आईएमओ द्वारा अपनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय शासन है। कोड ध्रुवीय क्षेत्रों में शिपिंग के नियमों को निर्धारित करता है, और ध्रुवीय संहिता 1 जनवरी 2017 से लागू हुई थी। ठीक है। तो आंसर इसका ए है, और ये शायद कुछ रहा होगा चर्चा वगैरह में तभी पूछा गया होगा, मुझे तो कोई ट्रिक्स दिखी नहीं। ये शब्द देखिए ग्रीन वॉशिंग। ठीक है। इस तरीके के वर्ड अक्सर इन्वायरमेंट पूछता है, ये यूपीएससी पूछता है, जैसे ग्रीन वॉशिंग हो गया, क्या हुआ, ग्रीन वॉशिंग हो गया, या कोई और वर्ड जैसे नहीं पूछ लेता कई बार, ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, इस तरीके के शब्द पूछता है जो चर्चा में रहते हैं। तो ग्रीन वॉशिंग मतलब क्या होता है कि मिथ्या रूप से यह प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के उत्पाद पारिस्थितिकी अनुकूल हैं, इको फ्रेंडली हैं और पर्यावरण के लिए उपयुक्त हैं। मतलब ये झूठा बोल दें कि यार मेरे जो उत्पाद है ना ये इन्वायरमेंट के लिए, इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करते हैं। ठीक है। ये उनके लिए प्रतिकूल नहीं है, इनके अनुकूल है, लेकिन वो हैं प्रतिकूल। ठीक है। यानी झूठा, यानी ग्रीन को क्या कर रहे हैं, बास कर रहे हैं, धुल रहे हैं।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हमारा ए हो गया। इस तरीके के वर्ड आते हैं और हमको पढ़ना होगा, क्योंकि ये एक तरीके धोखा करते हैं लोग, और इस तरीके के प्रश्न जो शब्दावलियों वाले हैं ये अक्सर पूछता है यूपीएससी। ग्रीन बासिंग हो गया या ग्रीन कुछ और हो गया, तो ठीक है, तो ये देखना है, इसका आंसर ए है। अगला है वन्य जीव संरक्षण के बारे में भारतीय विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कह रहा है ये वन्य जीव एकमात्र सरकार की संपत्ति है। दूसरा कह रहा है जब किसी वन्य जीव को संरक्षित घोषित किया जाता है तो यह जीव चाहे सुरक्षित क्षेत्र में हो या उससे बाहर समान संरक्षण का हकदार है। तीसरा कह रहा है इसके किसी संरक्षित वन्य जीव के मानव जीवन के लिए खतरा बन जाने की आशंका उस जीव को पकड़ने या मार दिए जाने के आधार पर है। तो उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो देखिए, पहला कह रहा है ना एकमात्र सरकार की संपत्ति है। अब आप सोचिए ना कि यार वन्य जीव जो हैं सिर्फ सरकार की संपत्ति थोड़ी, हमारी और आपकी भी तो जिम्मेदारी है। ठीक है, हम मानते हैं कि सरकार उसके लिए नियम बनाती है उनके संरक्षण के लिए, लेकिन जिम्मेदारी तो हमारी भी है। तो अगर हम ऐसे भी सोचे ऊपर से एकमात्र जैसे वर्ण है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो ये गलत हो गया हमारा। तीसरा कह रहा है किसी संरक्षित वन्यजीव के मानव जीवन के लिए खतरा बन जाने की आशंका में उस जीव को पकड़ने या मार दिया जाना पर्याप्त है। तो ये भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो मानव जीवन के लिए खतरा है भाई तो मार दिया जाए। उसको हो सकता है वहाँ मतलब मानव खुले में घूम रहा है तो उसको कैद कर सकते हैं। हम उसको बिना मारे भी तो कुछ ऐसा कर सकते हैं ना जिससे वो बचा भी रहे और मानव के लिए खतरा भी ना रहे। ठीक है, वैसे तो हाथी खतरा हो जाते तो हाथी को मार थोड़ी दिया जाएगा। तो तीसरा गलत हो गया। हमारा आंसर दो अपने आप सही हो जाएगा, आंसर बी आ जाएगा। ठीक है, ये तो उसमें हम ट्रिक लगा सकते थे ना, क्योंकि हाँ एकमात्र बोल रहा है, यहाँ ऐसी बात कर रहा है, बस वो मानव जीवन खतरा हो गया तो उसको मार दो, ये कोई बात हुई। और ये भी गलत हो गया, तो ये हम तो सोच ही सकते थे कि आंसर इसका बी होगा। यानी हाँ बी होगा। जब किसी वन्य जीव को सुरक्षित घोषित किया जाता है तो वो चाहे बाहर हो, अब शेर चाहे जंगल में रहे या चाहे बाहर आ जाए, जो कोई कोई कछुआ है, कछुआ चाहे जंगल में रहे, नदी में रहे, चाहे बाहर हो, उसके लिए समान रूप से अगर उसके साथ कुछ गलत होगा तो वही नियम लागू होंगे और संरक्षित किया जाएगा, तो संरक्षण ही मिलेगा उसको। ठीक है, तो ये सही है हमारा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस एक जीव की कुछ प्रजातियां कवकों के कृषकों के रूप में जानी जाती हैं? तो ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन था, ये आया था यूपीएससी में। तो इसका आंसर सीधा सीधा चींटी है। चींटी की प्रजाति को कवक के कृषकों के रूप में जाना जाता है। और कुछ अन्य कीट भी हैं जैसे दीमक है, भृंग है, मांस है, कवक के कृषक के रूप में ही जाने जाते हैं। ठीक है, चींटी कवक जो मतलब ये कवक किसी मतलब कह सकते हो ना, ये इनके साथ इनका संबंध होता है, एक सहजीवन का संबंध होता है, इसलिए इनको ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया हमारा। ठीक है, तो ये थोड़ा ऐसे पूछना है कि अब ये इस प्रश्न को देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परासूक्ष्म कण नैनो पार्टिकल्स मानव निर्मित होने के सिवाय प्रकृति के अस्तित्व में नहीं है। दूसरा कह रहा है कुछ धात्विक ऑक्साइडों के परासूक्ष्म कण प्रसाधन सामग्री यानी कॉस्मेटिक के निर्माण में काम में आते हैं। तीसरा कह रहा है कि कुछ पर्यावरणीय कुछ वाणिज्यिक उत्पादों के परासूक्ष्म कण यानी नैनो पार्टिकल्स जो पर्यावरण में आ जाते हैं मनुष्य के लिए असुरक्षित हैं। ठीक है, तो आप देखिए इसमें देखिए पहला कह रहा है कि मानव निर्मित होने के लिए प्रकृति के अस्तित्व में नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि नैनो पार्टिकल सिर्फ मानव ही निर्मित हो, प्रकृति में हो ही ना? तो ये थोड़ी एक्सट्रीम बात है, इसको हम काट देते हैं। ठीक है, इसको काटेंगे। दूसरा कह रहा है कि कुछ धात्विक ऑक्साइड परासूक्ष्म कर प्रसाधन सामग्री कॉस्मेटिक में प्रयोग होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। हम आजकल की जो कॉस्मेटिक्स हैं जैसे हम लगाते हैं ना, वो क्या सनस्क्रीन वगैरह लगाते हैं, उसमें यूज किए जाते हैं नैनो पार्टिकल्स, उसमें लिखा होता है नैनो। ठीक है, तो ये हमारा सही है दूसरा। तीसरा कह रहा है कुछ वाणिज्यिक उत्पादों के परासूक्ष्म का जो पर्यावरण आ जाता है मनुष्य सुरक्षित है। बिल्कुल, कुछ हो सकते हैं जो हमारे फूड उसमें फूड चेन में इंटर कर जाएं और हमारे नुकसान करें। ठीक है, तो आंसर दो और तीन हमारे सही हो गए। दो दो और तीन सही होंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ये तो ट्रिक से आराम से निकला था, क्योंकि देखिए ऐसी बात ही कर रहा है मानव के सिवा प्रकृति में होते ही नहीं है, ऐसा कैसे होता नहीं है? तो हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। अगला प्रश्न है कि हमारा निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड वातावरण में उपयुक्त में से किसकी या किन की अधिकता से होने से अम्ल वर्षा होती है? ठीक है, तो ये तो मतलब हम लोग पढ़ते भी हैं और ये इस पे प्रश्न कई बार बना है, प्रीलिम्स पीसीएस प्रीलिम्स में भी बना है, आईएएस में भी बना है। ठीक है, तो ये क्या होता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड, ये दो ऑक्साइड होते हैं जिससे अम्ल वर्षा होती है। ठीक है, और अम्ल वर्षा मतलब हम किसे कहते हैं? जिसका पीएच मान कम होता है, किससे 7 से कम होता है। अम्लीय वर्षा मतलब कैसी होती है कि जो जिसका पीएच मान कम होता है। ठीक है, तो भारत में बॉम्बे में हुई थी शायद 1974 में, मेट्रोपोलियन शहर में होती है। नॉर्वे और स्वीडन वगैरह जो हैं जो स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं वहाँ अम्ल वर्षा काफ़ी होती है। तो इसके लिए ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये दोनों मुख्य रूप से जिम्मेदार है। तो आंसर हमारा क्या होगा? बी हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू। आज वाली क्लास में थोड़ा कम ट्रिक्स थी, थोड़ा करंट अफेयर्स रिलेटेड ज़्यादा पेपर था। जो मुझे लगा, जो मैं बता सकता था मैंने कोशिश की। बाकी बने रहिए, आगे वाले वीडियो में और कोशिश करेंगे बेहतर करने की। ठीक है, धन्यवाद।